पिछले वक्त को पीछे ही छोड़ना जरूरी होता है, पर कभी कभी जिंदगी हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और परिस्थिति के जाल में उलझा देती है कि बिना किसी कमिटमेंट के आगे बढ़ना नामुमकिन लगता है। सब कुछ होने के बाद एक ही सवाल जहन में आता है कि क्या क्लोजर पाना इतना इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। नेटफ्लिक्स की स्वीडिश क्राइम ड्रामा द ब्रेक थ्रू, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, स्वीडन के एक सबसे घिनौने और कई साल पुराने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस का केस 2004 का लिंकअपिंग डबल होमिसाइड, इस सवाल को एक इमोशनली हैवी और सिंपैथेटिक तरीके से एक्सप्लोर करती है। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज का एक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। लिंकअपिंग स्वीडन के एक छोटे से शहर में सेट द ब्रेक थ्रू की शुरुआत हमें अब्बास परिवार के घर में ले जाती है, जहां हम 8 साल के अदनान को अपने पिता साद के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हुए देख पाते हैं। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले दिन 19 अक्टूबर 2004 को उसका बेटा अपने जिंदगी का आखिरी दिन देखेगा। अगली सुबह अदनान स्कूल के लिए निकलते वक्त लेट हो जाता है और राह चलते हुए एक अननोन इंसान के हाथों बड़े ही घिनौने तरीके से मारा जाता है। गुनीला, एक बुजुर्ग औरत जो इस हॉरिफाइंग सीन की गवाह बनती है, खूनी को रोकने की कोशिश करती है, पर खुद भी उस शैतान के हाथों मारी जाती है। एक मिडिल एज साइकिलिस्ट कैरिन, जो उस दिन वहां से गुजर रही होती है, गुनीला पर हो रहा अटैक देखती है, पर नर्वस और पैनिक के कारण कुछ कर नहीं पाती। फिर भी उसने खूनी का शकल देख लिया था, जो क्राइम के बाद वहां से भाग गया। लिंकअपिंग पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव जॉन सिंडेन को केस हैंडल करने का जिम्मा दिया जाता है। पहली बार बाप बनने वाले जॉन को ये क्राइम अंदर से झंझोड़ कर रख देता है। जॉन विक्टिम्स के परिवार, गुनीला के पति सैमुअल और अदनान के पेरेंट्स साद और एलेना से मिलता है और उनके दुखद हालात देखकर उनसे वादा करता है कि वो उनको इंसाफ दिलाएगा। पर जल्दी ही जॉन की डेडिकेशन उसके पर्सनल लाइफ को हैम्पर करने लगती है। इन्वेस्टिगेशन के और अंदर घुसते जाने के साथ साथ वो अपनी वाइफ एना और न्यू बॉर्न बेटा चार्ली से दूर होता जा रहा था। जॉन ने इस केस को अपना पर्सनल मिशन बना लिया था और सैमुअल, साद और एलिना के डेस्परेशन और हेल्पलेसनेस का असर उस पर भी होने लगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही ट्रिकी था, क्योंकि दोनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं था, सिवाय इसके कि दोनों रोज सेम रूट फॉलो करते थे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एक रेशियल एंगल कंसिडर किया गया, क्योंकि अब्बास एक लेबनीज इमिग्रेंट था और गुनीला इमिग्रेंट्स को स्वीडिश सिखाती थी, तो हो सकता है कि कोई रेसिस्ट इंसान दोनों को टारगेट कर रहा हो। पर ना किसी विक्टिम का हेट क्राइम का एक्सपीरियंस था और ना ही कोई क्लियर लीड मिली। अब्बास परिवार को पहले भी अपने पड़ोस के रेसिस्ट लोगों का सामना करना पड़ा था और इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। पर इस एंगल से पॉसिबल सस्पेक्ट्स को पकड़ना काफी मुश्किल हो गया। एक्सपर्ट डिटेक्टिव होने के नाते जॉन को पता था कि केस क्रैक करने के लिए शुरुआती कुछ दिन सबसे क्रूशियल होते हैं। कल्प्रिट का डीएनए और मर्डर वेपन का बिल्डा एक इनकरेजिंग फैक्टर था, पर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सैकड़ों लोगों के आने के बावजूद कोई मैच नहीं मिला। अब ऑब्वियस बात जो व्यूअर्स के दिमाग में आती है वो ये है कि जब कैरिन जैसी एक आई विटनेस क्राइम सीन पर मौजूद थी तो इन्वेस्टिगेशन इतना लंबा क्यों चला। प्रॉब्लम ये थी कि या तो ट्रॉमेटिक इवेंट्स के शॉक के कारण या फिर गिल्ट की वजह से वो कुछ ठीक से याद नहीं कर पाई, क्योंकि कैरिन का दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। वो गुनहगार का चेहरा याद करने में नाकामयाब थी, चाहे वो अथॉरिटीज की मदद करने के लिए कितनी ही ईगर क्यों ना हो। जॉन ने डेस्परेट होकर एक हिप्नोटिस्ट की मदद ली ताकि कैरिन के सबकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, और वो भी उसकी कंसेंट के साथ। कैरिन को कल्प्रिट के बारे में कुछ वेग डिटेल्स याद आई और उन क्लूज से एक रफ प्रोफाइल बनाई गई। खूनी एक 20 साल के आसपास का मर्द था, जिसमें सोशियोपैथिक बिहेवियर और रेशियल प्रेजुडिस होने के चांसेस थे और जिसे वायलेंस पसंद था। कैरिन के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर एक स्केच भी बनाया गया, पर ये काफी जेनेरिक था। प्रोफाइल और स्केच को पूरे शहर में सर्कुलेट किया गया और कहानी का फोकस बीच बीच में एक लोकल फुटबॉल क्लब के मेंबर आंते पर शिफ्ट होता था, जिसके बिहेवियर कल्प्रिट के ट्रेट से मिलते थे। आंते के एक टीममेट और दोस्त को शक होता था कि आंते इस खून में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए वॉलंटियर नहीं किया था, पर उसने अथॉरिटीज को अपनी सस्पिशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। जब और क्लूज नहीं मिले और फेशियल प्रोफाइल और डीएनए मैच नहीं था, तो केस बहुत जल्दी कोल्ड डिक्लेयर किया गया। ट्रेडिशनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मदद से हो सकता था वो किया गया। महीने बीत गए और इन्वेस्टिगेशन रुक गया। जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत मेटिकुलस था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और ये तक कंसीडर किया कि कल्प्रिट अपने एक्शंस भविष्य में भी रिपीट कर सकता है। पर केस सच में एक डेड एंड पर पहुंच गया था, जैसे मानो किलर सबके आंखों के सामने गायब हो गया हो। विक्टिम्स के फैमिलीज जो जॉन के इंसाफ दिलाने के वादा लेकर बैठे थे, अपने मोरल्स खो बैठे। साद और एलेना अपनी बड़ी बेटी माया के साथ घर छोड़कर चले गए ताकि अदनान की पेनफुल मेमोरीज से दूर जा सके, और बूढ़ा सैमुअल अपनी
अपनी वाइफ के लॉस का दर्द के साथ अकेला रह गया। जॉन इन्वेस्टिगेशन में इतना खो गया कि उसने अपनी फैमिली लाइफ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और एना ने इवेंचुअली उससे अलग हो जाने का फैसला किया। इसी बीच मीडिया को यह पता चलता है कि लिंकॉपिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम फेस कर रही है और एक ओवर एंथुसियास्टिक यंग जर्नलिस्ट स्टिना एरिक्सन जॉन के पास पॉसिबल डिटेल्स के स्कूप के लिए आती है। स्टिना जॉन के लिए सिंपैथेटिक लगती है और अपनी जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी के बाहर निकलकर वो जेन्युइनली विक्टिम्स के लिए इंसाफ चाहती है। इसी वजह से जॉन एक गलती कर देता है, वो स्टिना के साथ अपने पर्सनल लाइफ पर इन्वेस्टिगेशन के असर के बारे में शेयर करता है और ये तक कहता है कि वो इस केस से स्टेप डाउन करने का सोच रहा था। स्टिना उसके शब्दों को सेंसेशनल हेडलाइन बनाने के लिए ट्विस्ट कर देती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमी थी, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। महीने सालों में बदल गए, 16 साल गुजर गए और जॉन अब भी इन्वेस्टिगेशन में फिक्सेटेड था। जॉन के सुपीरियर ऑफिसर बिरन ने उसे बताया कि हायर अथॉरिटीज ने फंडिंग कट करने और केस को बंद करने का डिसीजन ले लिया था। जॉन के पास अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे केस को सॉल्व करने के लिए। इस समय के दौरान जॉन, जो एक अकेली जिंदगी जी रहा था, अपने बेटे चार्ली के साथ अपने स्ट्रेंज रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करता है। इस वक्त तक जॉन को गोल्डन स्टेट किलर इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलता है, जो कैलिफोर्निया पुलिस ने लेटेस्ट डीएनए जियोलॉजी ट्रेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सॉल्व किया था। क्राइम के 40 साल गुजर जाने के बाद भी जॉन को ये नहीं पता था कि ये टेक्निक जनरल डीएनए प्रोफाइलिंग से कितनी अलग, पर उसे इतना जरूर पता था कि अब उसके पास समय कम था और उसे कुछ भी करके इस केस को सॉल्व करना था, जो उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे छीन चुका था। इसी दौरान जॉन की मुलाकात जीनोलॉजिस्ट पेस कोगवेस्ट से होती है और वो उसे डीएनए ट्रेसिंग के माध्यम से खूनी को पकड़ने के लिए मदद मांगता है। पर एक बायोलॉजिकल हिस्टोरियन के तौर पर काम करता था, जो डीएनए जीनियोलॉजी मैपिंग के काम को बड़े ही अच्छे तरीके से समझता था। पर के कहने के मुताबिक जेनेटिक आइडेंटिटी हर व्यक्ति के लिए सबसे यूनिक मार्कर होता है और इसे रिकॉर्ड करना जरूरी होता है ताकि एक डीएनए मैप बनाया जा सके। ये डीएनए मैप व्यक्ति के एंसेस्ट्री का पता लगाता है और पब्लिक रिकॉर्ड्स और फैमिली ट्री के जरिए उनके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन बनाता है, जो अतीत और वर्तमान जनरेशंस के बीच एक लिंकेज क्रिएट करता है। ये मेथड 100% फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये इनफिडेलिटी और कॉम्प्लेक्स फैमिली टाइज जैसे एरर्स को कंसीडर नहीं करता, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड है। पर यह भी कहता है कि लोग इस रेवोल्यूशनरी डीएनए जीनियोलॉजी प्रोसेस को सीरियसली नहीं लेते, जो लोगों को अपने अतीत के बारे में और समझने का मौका देता है। इसी वजह से पेट जल्दी ही जॉन का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये उसके एक्सपर्टीज को मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल करने का एक मौका था और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए उसके बिजनेस को एक बूस्ट भी मिल सकता था। पर कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपने डीएनए मैपिंग प्रोसीड्यूर के जरिए खूनी की आइडेंटिटी निकाल लेगा, लेकिन काम उतना स्मूथ नहीं होता जितना एक्सपेक्ट किया गया था। किलर के डीएनए में टाइम के साथ करप्शन हो गया था और जेनेटिक प्रोफाइल के मिसिंग लिंक्स इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में ले जा सकते थे। जॉन डेस्परेट था रिजल्ट्स के लिए और वो बार बार पेट की डायरेक्टिव्स को चैलेंज करता था। ऊपर से लीगल इश्यूज भी थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए पब्लिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करना डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन माना जाता था। लेकिन एंसेस्ट्री और फैमिली ट्रीज को इन्वेस्टिगेट किए बिना जीनियोलॉजी ट्रेसिंग काम नहीं कर सकती थी। जॉन और उसके सुपीरियर मिरन डिसाइड करते हैं कि जुडिशियरी को टेम्परेली इस प्रोसेस के बारे में अंधेरे में रखा जाए और लॉ को बेंड करके रिजल्ट्स अचीव किए जाए। एक पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन से दूर चला जाता है, जॉन के कांस्टेंट इंटरफेरेंस और रश करने की टेंडेंसी से परेशान होके, लेकिन जॉन अपनी गलती मानकर उसे वापस लेने में कामयाब होता है। एक और इशू ये होता है कि जर्नलिस्ट स्टिना एरिक्सन को पता चल जाता है कि जॉन एक डीएनए जीनियोलॉजिस्ट की मदद ले रहा है और इस प्रोसेस से जुड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी। स्टिना जॉन को धमकाती है कि अगर उसे स्कूप नहीं दिया गया तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने ला देगी, जो इन्वेस्टिगेशन को जेपरडाइज कर सकता था। फॉर्चुनेटली जॉन और पेर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के एविडेंस आर्काइव में प्रिजर्व्ड एक पत्ती पर मिले ब्लड सैंपल्स के जरिए किलर का एक बेटर डीएनए प्रोफाइल बन जाता है। लेकिन एक बेटर प्रोफाइल के साथ भी पर को और डीएनए सैंपल्स की जरूरत होती है ताकि वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ लिंकेज एस्टैब्लिश कर सके। इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर और एंजाइटी पर भी असर करने लगता है। एक ओकेजन पर को पता चलता है कि उसकी बेटी क्लारा, जो सोशल एंजाइटी से सफर करती है, एक टफ सिचुएशन से गुजर रही है। पर जॉन से परमिशन मांगता है कि वो अपना काम अपने घर से करना चाहता है। पहले तो जॉन मना कर देता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि उसकी सच को ढूंढ निकालने की पागलपंती ने उसकी फैमिली को उसे दूर कर दिया था। वो पर को अलाउ करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ वापस जाए और जब उन्हें उसकी जरूरत हो वो इमीडिएटली रिपोर्ट करे। इसी दौरान आंटे का दोस्त अथॉरिटीज के पास जाकर अपना सस्पिशन शेयर करता है, लेकिन आंटे का
डीएनए खूनी के डीएनए से मैच नहीं करता, जो उसके इनोसेंस को साबित कर देता है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और सब्सटैंशियल क्लू स्टिना एरिक्सन की तरफ से आता है, क्योंकि कल्प्रिट उसका रिश्तेदार होता है। पहले स्टिना लगातार जॉन को पर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए परस्यू करती है, और जीनियोलॉजिस्ट उसकी डिमांड तब मानता है जब वो अपना डीएनए सैंपल देने के लिए तैयार होती है। पर और जॉन के लिए ये काफी बड़ा सरप्राइज होता है जब स्टिना के डीएनए का सेंटीमॉर्गन यूनिट काउंट कल्प्रिट के डीएनए के साथ मैच कर जाता है। जब स्टिना के इमीडिएट फैमिली को लिंकअपिंग में देखा जाता है, अथॉरिटीज डिड्यूस कर लेती है कि उसका एक कजिन डेविड निल्सन पॉसिबल सस्पेक्ट हो सकता है, एक लोनली इंसान जो मेंटल इश्यूज का सामना कर चुका है और जो जॉन और उसकी टीम की बनाई प्रोफाइल से मैच करता है। जॉन हायर अप से परमिशन लेकर डिपार्टमेंट को टैक्टिकल यूनिट भेजने के लिए कन्विंस कर लेता है और बिना किसी रेजिस्टेंस के डेविड को पकड़ लिया जाता है। डेविड का डीएनए रिकवर्ड सैंपल्स के साथ कंप्लीटली मैच कर जाता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। इस केस की सबसे परप्लेक्सिंग बात, जो शुरू से ही कंफ्यूजन और इन्वेस्टिगेशन को लंबा खींचने की वजह बनी, वो ये थी कि क्राइम बहुत ही रैंडम था। डेविड कन्फेस कर लेता है कि अदनार और गुनीला की जान लेने का उसका कोई डेफिनेट इरादा नहीं था, ये सिर्फ उसके दिमाग की आवाजें थी जो उसे दो इंसानों को मारने के लिए उकसा रही थी। इससे ये भी साफ होता है कि उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की कितनी जरूरत थी। तो क्या जॉन और उसकी टीम को डेटा प्रोटेक्शन लॉ ब्रीच करने के लिए लेजिस्लेटिव और जुडिशियल डिपार्टमेंट्स की तरफ से ट्रबल होती है? वेल, ये सीरीज में एड्रेस नहीं किया गया है, लेकिन इस देश के इतिहास के सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टिगेशन को सक्सेसफुली क्लोज करने के बाद ये ज्यादा मैटर भी नहीं करता। स्टिना, जो पहले इतनी इंथुसियास्टिक थी इस स्कूप को लेने के लिए, अब उतनी भी इंटरेस्टेड नहीं होती। वो और उसकी फैमिली ही डेविड के इस हालात के जिम्मेदार थे, जो इनडायरेक्टली उसके एक्शंस का कारण था। स्टिना बाद में पर से मिलती है, गिल्ट से अफ्लिक्टेड होकर वो जीनियोलॉजी ट्रेसिंग के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, ताकि अपने अतीत को बेहतर तरीके से समझ सके और इन्वेस्टिगेशन और अपने कजिन के साथ कनेक्शन के एक्सपीरियंसेस के बारे में एक किताब लिख सके, शायद अपने गिल्ट को कम करने के एक तरीके के रूप में। द ब्रेक थ्रू के एंडिंग में जॉन विक्टिम्स के फैमिलीज को किया गया अपना वादा पूरा करता है और सब अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं पर और जॉन के लिए। साथ जॉन को एक रिस्ट वॉच देता है जो उसने अदनान को गिफ्ट की थी, अपने बेटे की खूनी को पकड़ने और अपने वादे पे खड़े उतरने के लिए। ये भी पता चलता है कि साद और एलेना ने अपनी छोटी बेटी का नाम गुनीला रखा था उनकी याद में, जो एक काइंड और ब्रेव सोल थी और जिसने उनके बेटे को बचाने की जीत और कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी। जॉन अपने बेटे चार्ली के साथ रिकंसाइल करने का कोशिश करता है, अब जब उसने अपने इमोशनल बर्डन्स को पीछे छोड़ दिया है और अब अपना पूरा टाइम वो फैमिली के साथ बिताने का प्लान करता है। पर जो इन्वेस्टिगेशन से डीपली मूव था और जिसने एक ग्रेटर पर्पस ढूंढा, अब अपने लेक्चर्स में जीनियोलॉजी ट्रेसिंग की इंपॉर्टेंस को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में शामिल करता है और अगर फ्यूचर में ऐसी जरूरत पड़ी तो अथॉरिटीज के साथ कोलैबोरेट करने के लिए अपना मंजूरी भी देता है। वेल, एक वर्ड में बताऊं तो हाँ, कहानी के कई सारे पहलू असल जिंदगी से उठाई गई है, जैसे कि अदनान अब्बास का रियल लाइफ काउंटर पार्ट है मोहम्मद अमोरी और गुनीला पेयरसन की है एनालेना स्वेंसन। ये दोनों 2004 को एक खूनी के हाथों मारे गए थे। सीरीज में बस इनका नाम बदल दिया गया। साथ ही असल जिंदगी के इन्वेस्टिगेटर जॉन स्टाफ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है जॉन संडेन, जिन्होंने कई बार ओलंपिक्स में अपने देश को रिप्रेजेंट किया है और वो भी 16 साल तक इस केस के पीछे भाग रहे थे। डीएनए जीनियोलॉजिस्ट पर का असली नाम है पीटर स्योलुन, जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट सीरीज जैसी है, और मेन किलर का नाम है डैनियल निकफेस्ट, जो सीरीज के डेविड निल्सन की तरह ही एस्पर्गर सिंड्रोम से सफर कर रहा था, जिसके चलते इंसान को सोशलाइज करने में तकलीफ होती है और उसने ही बड़े ही बेरहमी से अमोरी और एनाली का कत्ल किया था। लेकिन पुलिस को स्टिना एरिक्सन जैसी कोई रिपोर्टर नहीं मिली जो डैनियल की कजन था। बस ये कहा जा सकता है कि उसका कैरेक्टर जर्नलिस्ट एना बॉर्डिन से इंस्पायर्ड है, जो कि डांस नेटर की रिपोर्टर थी और जिसने स्योलुन के साथ मिलकर इस अपराध के बारे में एक किताब लिखा था। ड्रामेटाइज करने के लिए सीरीज में काफी कुछ ऐड किया गया है, वरना स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द ब्रेक थ्रू देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए मैं साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी